नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विपक्षी एकता को लेकर फिर से खड़गे का बड़ा बयान। समान विचारधारा वाली विपक्षी दलों को आना होगा एक साथ। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर आएंगी प्रियंका गांधी। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका। मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में हम सत्ता में आए तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से कम होगी, कांग्रेस ने कर दिया दावा। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर में बारिश, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, मौसम का हाल आपको बताएंगे। हर एक खबर की डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 24 में बदल रही है देश की सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विपक्षी एकता को लेकर खड़गे का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को आना होगा एक साथ। जी हां दोस्तों, विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान सामने आया है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कौन नेतृत्व करेगा या कौन पीएम बनेगा ये सवाल नहीं है, हम एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का भी जबरदस्त विरोध किया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर आएंगी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने बना ली है इससे दूरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आखिरी चरण की भारत जोड़ो यात्रा होली के बाद मार्च के मध्य से शुरू होगी। पटना के फुलवारी शरीफ से शुरू होकर यात्रा बोध गया तक पहुंचेगी। बोध गया में समापन के दिन राहुल गांधी नहीं आएंगे और उनकी जगह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। और बता दें कि पूर्व में समापन पर राहुल गांधी के आने की बात कही जा रही थी। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पदयात्रा के तीसरे चरण पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रियंका गांधी की तरफ से कार्यक्रम में शामिल होने के स्पष्ट संकेत मिले हैं और प्रदेश अध्यक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए संबंधित जिला व प्रखंड अध्यक्षों समेत प्रदेश स्तर के नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका। मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर राजनीतिक दल अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। एक तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जिसमें कई बड़े ऐलान किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। नीतू परमार के साथ बैतूल जिले के लगभग 200 कार्यकर्ता बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नीतू परमार को सदस्यता दिलाई है। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी से बागी होकर लड़ी थी और वो बतौर निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीती थी। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में हम सत्ता में आए तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से होगी कम, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है ये ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को होली से पहले मोदी सरकार का तोहफा करार देते हुए बुधवार को कहा कि केंद्र को राजस्थान सरकार से सीख लेकर घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 रुपए से कम करना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा है कि अगर 2024 में उसकी सरकार बनती है तो किसी भी सूरत में घरेलू रसोई गैस की कीमत 500 रुपए से अधिक नहीं होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए, वाणिज्यिक गैस सिलेंडर 350 रुपए महंगे। जनता पूछ रही है अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि मोदी सरकार में लागू कमरतोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम का हाल आ गया है सामने। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बुधवार को मौसम ने करवट ली है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो मैदानी इलाकों में तापमान में अभी कमी आएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं जो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ाने का काम करेंगी और यूपी, बिहार, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में
मौसम भी ऐसा रहने वाला है। स्काईमेट वेदर के रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अदानी ग्रुप को बचाने के लिए LIC और SBI को निवेश करने का किसने दिया आदेश? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप को बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जबरदस्ती निवेश करवाया गया और आम लोगों की बचत को खतरे में डाल दिया गया। उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC और RBI को उद्योगपति गौतम अडानी के ग्रुप में निवेश का आदेश दिया गया था और यह आदेश किसने दिया था? राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज मित्रकाल भाग 2 आपका पैसा अडानी पर लुटाया के तहत एक वीडियो जारी कर कहा कि SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है। क्या अडानी ग्रुप को बचाने के लिए LIC और SBI को आदेश दिया गया? LIC ने खतरों से भरे अडानी ग्रुप में इतना बड़ा निवेश क्यों किया? और जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि देश का कितना नुकसान हुआ है। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि SBI में आपकी यानी कि जनता की मेहनत की कमाई और आपके परिवार तथा बच्चों के भविष्य के लिए बचत रखी है। सवाल यह है कि आपके पैसे को खतरे में कौन डाल रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी समूह को बचाने के लिए LIC और SBI से जबरदस्ती निवेश करवाया गया। गांधी ने कहा कि क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डालना चाहते हैं? मेरा सवाल आप लोगों से है कि अडानी समूह को बचाने के लिए आपके पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केरल स्थानीय निकाय उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन का शानदार प्रदर्शन, LDF की हुई करारी हार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केरल स्थानीय निकाय उपचुनाव के परिणाम बुधवार को घोषित किए गए। कांग्रेस नीत UDF ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि माकपा नीत LDF स्थानीय निकाय चुनावों में 6 सीटों पर हार गई है। 28 वार्डों के लिए हुए उपचुनाव में UDF ने 5 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट आई है। पिनराई विजयन सरकार की लोकप्रियता, जो कई मुद्दों पर आलोचना के घेरे में आई है, अब कम होती दिखाई दे रही है। संयोग से पिछले साल भी ऐसा ही था, जब विभिन्न वार्डों के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें वाम दलों को हार का सामना करना पड़ा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दरभंगा एयरपोर्ट बनेगा और ज़्यादा शानदार, नीतीश सरकार ने दी 78 एकड़ जमीन, जल्द शुरू होगा इसमें निर्माण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरभंगा एयरपोर्ट पर आधुनिक सिविल एनक्लेव के निर्माण, रनवे के विस्तार और नाइट लैंडिंग सुविधा की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई कुल 78 एकड़ भूमि में से शेष भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्दी जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 2 किस्तों में भूमि अधिग्रहण पर राज्य सरकार द्वारा कुल 342.43 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई है और जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर खुशी जाहिर करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण अब जल्द शुरू होगा। उन्होंने बताया कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा ने दरभंगा सदर थाना अंतर्गत वासुदेवपुर में 52.65 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया मंगलवार को शुरू कर दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब कांग्रेस ने 2024 के लिए तैयार किया रोड मैप और इस प्लान से बीजेपी को दे रही है टक्कर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित कांग्रेस के 3 दिवसीय 85वें पूर्ण अधिवेशन के समापन के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ये सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 चुनावों के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है और कहा है कि ये मेरे कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है और इसके साथ ही कांग्रेस ने अधिवेशन में पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू करने का फैसला किया है और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। कांग्रेस पार्टी ने सभी स्तरों पर SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक महिलाएं और 50 साल से कम उम्र के नेताओं को 50% प्रतिनिधित्व दिए जाने का फैसला किया है।
कांग्रेस के इस फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा है कि आने वाले चुनावों में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। विकास यात्रा में शिवराज सरकार की किरकिरी, कमलनाथ ने बताया इसे मनोरंजन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की विकास यात्रा संगठन और सरकार के लिए आंखें खोलने वाली साबित हुई है। 20 दिन चली इस यात्रा का बीजेपी संगठन और सरकार को गांव-गांव तक पहुंचाना था, लेकिन गांव में पहुंचने पर कई जगह भारी विरोध हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक 20 से ज्यादा बीजेपी के विधायकों को मतदाताओं का विरोध झेलना पड़ा और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे मनोरंजन यात्रा बताया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस यात्रा के परिणाम से खुश हैं और दावा कर रहे हैं कि इससे मिला फीडबैक काम आएगा। वहीं अशोकनगर के मुंगावली में मंत्री विजेंद्र यादव विकास यात्रा लेकर गए, लेकिन उन्होंने कुर्ता उतार दिया क्योंकि किसी ने उन पर खुजली करने वाली कौच की फली का पाउडर डाल दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रही है कांग्रेस, चुनाव में बीजेपी को देंगे कड़ी टक्कर, सुप्रिया श्रीनेत का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को कहा कि मुझे गर्व है कि कांग्रेस के अलावा ऐसा कोई दल नहीं जहां 9000 डेलीगेट्स ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुना हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जीता जागता और प्रखर विपक्ष बहुत जरूरी होता है। कांग्रेस लगातार ये जिम्मेदारी निभा रही है। ब्लॉक अध्यक्ष से पार्टी अध्यक्ष बने, हमें दलित शोषण वर्ग को प्रधानता दी और कोई अन्य पार्टी श्रेय नहीं ले सकती। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि वो इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। पार्टी ने दावा किया कि इसने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 3 बड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तू तड़क पर अखिलेश यादव ने दिया सीएम योगी को जवाब, कहा पिता के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा बजट सत्र में पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त गहमा-गहमी हो गई थी, जिसके बाद नौबत तू तड़ाक तक पहुंच गई और सीएम योगी ने उनके पिता मुलायम सिंह यादव तक का जिक्र कर दिया था, जिस पर अब सपा अध्यक्ष ने पलटवार किया है। बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन ने अगर किसी के पिता के बारे में कहा है तो दूसरा भी बोलेगा, लेकिन नेताजी ने मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये परंपराएं चलें तो आपको भी उन्हें मानना होगा, लेकिन आपने कई रीति रिवाजों का पालन नहीं किया। नेता सदन ने जो कुछ बोला वो फ्लोर पर नहीं आना चाहिए। किसी के पिता के बारे में कुछ कहेगा तो दूसरा भी कहेगा। अगर आप परंपरा की बात कहेंगे तो आपने भी कई रीति रिवाज नहीं माने हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि नेताजी ने हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, मौसम पर IMD का आ गया है ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देश के ज़्यादातर राज्यों में गर्मी की शुरुआत हो गई है। कुछ राज्यों में तो तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच पहुंच गया है और इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 28 फरवरी से एक्टिव होगा, जिसका असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर नजर आएगा। IMD के मुताबिक 28 फरवरी से 2 मार्च तक कई पहाड़ी इलाकों में बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। 1 मार्च को राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमले में बंगाल पुलिस ने बीजेपी के ही 22 कार्यकर्ताओं को कर लिया अरेस्ट, पार्टी बिफरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक के काफिले पर हुए हमले को लेकर बंगाल पुलिस ने भाजपा के ही 22 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इसे लेकर बीजेपी नेता भड़के हुए हैं। भगवा दल का आरोप है कि जांच को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रभावित कर रही है। वहीं TMC का दावा है कि ऐसा कोई हमला ही नहीं हुआ है और ये घटना भाजपा की ओर से रची गई है। बता दें कि बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लैंड फॉर जॉब मामले में समन पर बोली राबड़ी देवी, लालू यादव से डर गई है मोदी सरकार, हम 30 सालों से झेल रहे हैं। जहां दोस्तों, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने मामले में दिल्ली की एक अदालत ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत
14 लोगों को समन भेजा है और इस पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। मंगलवार को बिहार विधान परिषद परिसर में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों उनके परिवार को परेशान कर रही हैं और उनका परिवार 30 सालों से ये सब झेल रहा है और आगे भी झेलता रहेगा। ये डरने वाले नहीं हैं। राबड़ी देवी ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके परिवार के लोगों को इसलिए समन जारी किया गया है क्योंकि वो लोग बिहार में लालू से डर रहे हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। 30 साल से वो परेशान हैं, वो झेल रहे हैं और आगे भी झेलेंगे। केंद्र सरकार उन्हें बांधना चाहती है लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 75,000 पुलिसकर्मियों और 42,000 शिक्षकों की होगी बहाली, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में साल 2023-24 का बजट पेश किया गया। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट पेश किया और बजट 2023 में युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक सौगात है। बजट पेश करने के दौरान जो शुरुआती बिंदु सामने आए हैं उसके तहत पुलिसकर्मियों और शिक्षकों की बहाली की बात कही गई है। करीब 75,000 पदों पर पुलिसकर्मियों की बहाली का बजट पेश किया गया है और साथ ही स्कूलों में करीब 42,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर तंज, बोले आपस में टकरा रही डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए अपना आर्थिक सलाहकार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को विधानसभा में बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि डबल इंजन सरकार में क्या इंजन टकरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के 8वें दिन सदन में अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि आप अमेरिका की तरह सड़क बनाना चाहते हैं मगर आपका एक्सप्रेसवे कैसा है, पूरी गाड़ी अंदर चली गई। सिंगल पेयर एलिवेटेड रोड सपा ने दी है, हमारे पास बुद्धि कम है, हम एक ही बना सके, आप ही बना देते। आपके एक भी 4 लेन बनाया हो तो बता दीजिए। आपकी डबल इंजन सरकार में क्या इंजन टकरा रहे हैं और एक्सप्रेसवे के लिए यूपी को बजट नहीं मिलता है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4% बेरोजगारी दर बताई जा रही है। इसका मतलब क्या 90% बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है। गैस सिलेंडर, दूध, आटा, दाल सब महंगा हो गया है और महंगाई से लोग त्राही कर रहे हैं। बीजेपी के पास महंगाई कम करने का कोई भी जवाब नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजा भैया ने विधानसभा में दिल खोल कर की अखिलेश यादव की तारीफ, क्या फिर से सपा के करीब आ रहे हैं राजा भैया। जी हाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया का विधानसभा में दिया हुआ एक बयान काफी चर्चा में है। अपने बयान में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की राजा भैया ने तारीफ की, जिसके बाद उनका यह बयान काफी चर्चा में है। अभी यूपी में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था हो रही चर्चा के दौरान राजा भैया ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव ने एक नियम बनाया था, ये उनकी संवेदनशीलता थी। उन्होंने कहा था कि विधायक लोग अपना निधि से असाध्य रोग और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों की आर्थिक सहायता देंगे। बीमार लोगों को हॉस्पिटल से पर्चा के अनुसार दे सकते हैं। इस योजना के कारण बहुत से लोगों की जान बची है, बहुत से लोगों को जो चिकित्सा नहीं उपलब्ध हो सकती थी वो मिली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छतरी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का पीएम मोदी पर पलटवार, पूछा आपके परम मित्र ने किसकी छतरी की छाया के नीचे देश का सब कुछ लूट लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। दोस्तों आपको बता दें कि एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें सोनिया गांधी को छतरी के नीचे रखा गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे धूप में बिना छतरी के खड़े थे और इसी पर पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि इतने अनुभवी और पुराने नेता को छतरी नहीं मिली और इनका अपमान किया गया है। और बस इसी का पलटवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने करते हुए एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूट लिया। हम तो तिरंगे की छांव में खड़े कांग्रेसी हैं जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया और देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। ये बताइए अडानी पर जेपीसी कब। तो दोस्तों एक तरीके से भाजपा वालों का और पीएम मोदी का कहिए मुंह बंद करने का काम इस ट्वीट ने किया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको छतरी को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिया था उसी पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है और कहा है कि उस छतरी को हटाइए जो आपने परम मित्र को दे रखी
है और जिससे आकाश पाताल सब कुछ लूट लिया गया है और कंपनी राज हम दोबारा नहीं आने देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। LIC से लेकर बैंक तक अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर 2 महीने तक देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल खुलकर इस मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। अब कांग्रेस ने इसे लेकर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी ने अडानी ग्रुप विवाद में देशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी ने अपना आंदोलन तेज करने और इस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने को कहा गया है और जहां राज्य के वरिष्ठ नेता मीडिया को संबोधित करेंगे और इसके बाद सभी राज्य इकाइयां अलग अलग स्तरों पर आंदोलन की गतिविधियों का आयोजन करेंगी।